हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, यूट्यूब चैनल पर आपको स्पेशल फैक्ट क्लासेज और टेस्ट सीरीज उपलब्ध कराई जा रही है। और ये जो टेस्ट सीरीज आपको दी जाती है, स्पेशली यूके ट्रिपल एस सी एंड यूके पीएससी के जो भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आज हम देखेंगे जीएस का टेस्ट नंबर 173। इसके अलावा मैं आपको यूके जीके और सामान्य हिंदी की टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करा रहा हूँ, तो इसको आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इसका 100% लाभ आपको आने वाली परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो चलिए आज देखेंगे जनरल स्टडी टेस्ट नंबर 173। पहला क्वेश्चन देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन है। निम्न में से कौन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में समन्वय स्थापित करता है? तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच में एक हिसाब से बोल सकते हैं कि उन दोनों के बीच में एक रिलेशन बिल्ड करता है, समन्वय स्थापित करता है। ठीक है, यानी कि दोनों एक दूसरे से जुड़े होते हैं जिस चीज़ से, तो वो होती है कंट्रोल यूनिट। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो जाएगा, कंट्रोल यूनिट। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। संदेश प्राप्त करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, संदेश प्राप्त करने के लिए कोई भी मैसेज अगर प्राप्त करना है तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो होता है पीओपी। इसको कहा जाता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, पीओपी कहा जाता है इसको, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, बाकी टीसीपी मैंने आपको बताया है पूर्व लेक्चरों में, एसएमटीपी बताया है, डब्ल्यूईपी बताया है। तो एक सीरीज और है हमारी यूट्यूब चैनल पे, प्लेलिस्ट है, आप अवश्य देखिएगा। पीवाईक्यू वाली प्लेलिस्ट है। इस पीवाईक्यू वाली प्लेलिस्ट में मैंने 2024 तक के सभी पेपरों को कवर कराया है। 2025 वाले पेपर जल्दी ही इसमें अपडेट होंगे। तो पीवाईक्यू में आपका सामान्य हिंदी पीवाईक्यू है, जीएस के पीवाईक्यू है, और साथ ही आपका उत्तराखंड जी के पीवाईक्यू। तीन अलग अलग प्लेलिस्ट हैं। तो वहाँ पर मैंने ये सब बातें आपको पहले ही पूर्व में क्लियर की है। ठीक है, इसमें मैं 2025 के जो पेपर हैं उनसे क्वेश्चन जो हैं उनको भी ऐड करूँगा अभी आगे। किसके द्वारा सर्वर उपयोगकर्ता की प्राथमिकताएं तथा उसके द्वारा खोजी गई वेबसाइटों का विवरण वेब पेज पर संग्रहित किया जाता है? तो देखिए, जब भी हम ना, मान लीजिए मैंने गूगल क्रोम खोल लिया, गूगल क्रोम खोलने के बाद मैंने कोई वेबसाइट डाली जैसे SSC.UK.GOV। रोज़ मान लो मैं यूके ट्रिपल एस सी की वेबसाइट चेक करता हूँ, या मान लीजिए रोज़ मैं लोक सेवा आयोग की वेबसाइट चेक करता हूँ, या मान लीजिए रोज़ मैं हमारी अपनी वेबसाइट himanwantuk.com चेक करता हूँ। तो जब मैं ये वेबसाइट चेक करता हूँ तो बार बार ये जब वेबसाइट में चेक करता हूँ ना, तो वेबसाइटों का जो विवरण होता है वो वेब पेज पर संग्रहित हो जाता है। यानी कि इन सभी वेबसाइटों का डेटा वेब पेज पर कलेक्ट हो जाता है। एंड ये काम किया जाता है किसके द्वारा? कुकीज़ के द्वारा। ठीक है, जब भी आप खोलते हैं आपने देखा होगा ना, एक्सेप्ट कुकीज़ कहता है वो। आपको बोलते हैं कि कुकीज़ को स्वीकार करें, इस वेबसाइट पे कुकीज़ हैं, आपको स्वीकार करना होगा अगर आगे देखना है तो कुकीज़ होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो देखिए, ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, खासकर लोक सेवा आयोग बार बार ये क्वेश्चन पूछता है। ऋग्वैदिक काल में जो सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान संपत्ति थी वो थी आपकी गाय। ठीक है, गाय को देखिए अघन्या कहा जाता था, अघन्या भी संबोधित किया जाता था गाय को। और जिसके पास जितनी गायें होती थी वो उतना अमीर माना जाता था ऋग्वैदिक काल में। देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन जब खत्म हुई उसके बाद हमारा ऋग्वैदिक पीरियड आता है ना। फिर उसके बाद उत्तर वैदिक काल आता है, फिर महाजनपदों का उदय होता है, फिर हमारा मौर्य वंश आता है। तो फिर इतिहास, जो प्राचीन इतिहास में हमने पढ़ा है, तो ज़्यादातर क्वेश्चन आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन से बनते हैं, ऋग्वैदिक पीरियड से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खासकर इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, जैसे ऋग्वैदिक काल में जो महत्वपूर्ण देवता थे वो कौन थे, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था पे क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है। तो जिस काल में जो घटनाएं ज़्यादा महत्वपूर्ण थी वहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। चलिए अगला देखिए, निम्न राजा और राज्यों को सुमेलित कीजिए। यहाँ पर देखिए महाजनपद दिए गए हैं। आपको पता है 16 महाजनपद है थे। ठीक है, 16 महाजनपद। और इन 16 महाजनपदों का उल्लेख कहाँ मिलता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बताइए मुझे। अब इसी 16 महाजनपद में जो राजा थे उसमें ये बताना है आपने। प्रद्योत जो था आपका, ये आपका अवंती का राजा था। ठीक है, क का हो जाएगा 3। उदयन या उदयन जो राजा था ये आपका वत्स का राजा था। ठीक है, कहाँ का राजा था? वत्स का। प्रसेनजित जो था आपका, ये आपका कौशल राज्य का राजा था। एंड अजात शत्रु जो था आपका, ये मगध का राजा था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। महाजनपद
की बात हो रही है, महाजनपद काल में जो शासक हुए और उसके पश्चात भी जो शासक हुए इन राज्यों के, वो यहाँ पे पूछा जा रहा है किसका संबंध किस राज्य से है। तो इसके हिसाब से आपका हो गया 3 2 4 1। तो 3 2 4 1 किस में है? 3 2 4 1 आपका ऑप्शन डी में, ठीक है, डी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से किस सुल्तान से निज़ामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से मना कर दिया था? तो बताइए, निज़ामुद्दीन औलिया ने मना कर दिया था कि भाई मैं मिलूंगा नहीं तुझसे, तो कौन था वो शासक निम्न में से? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी से मिलने से मना कर दिया था शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने, क्योंकि शेख निज़ामुद्दीन औलिया जो थे ना, ये कभी भी किसी भी सुल्तान के दरबार में नहीं जाते थे और बहुत कोशिश की थी मिलने की अलाउद्दीन खिलजी ने, तो भेंट करने से मना कर दिया था निज़ामुद्दीन जी ने। चलिए अगला देखिए, 18वीं सदी में भारत में लड़े गए युद्धों में कौन सा कालक्रम सही है? तो युद्ध दिए गए आपको, उनका आपको टाइम पीरियड बताना है, कब कौन सा युद्ध यहाँ पर लड़ा गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो अगर आपने देखिए बहुत ध्यान से टॉपिक किया हुआ है जो महत्वपूर्ण युद्ध हैं भारत के, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, बी आंसर इसमें बिल्कुल सही है। पहला देखिए अंबर युद्ध, अंबर का जो युद्ध हुआ था ये आपका 3 अगस्त 1749 को हुआ था, ठीक है, 1749। इसके बाद देखिए प्लासी का युद्ध, तो प्लासी का युद्ध आप सभी को पता है 23 जून 1757 को हुआ था। इसके बाद आता है वांडीवास का युद्ध, तो वांडीवास युद्ध में क्या हुआ था, फ्रांसीसियों का अंत हो गया था, अंग्रेज जीत गए इसमें, ये 1760 में हुआ था, 1760। इसके बाद बक्सर का युद्ध आया था, तो बक्सर का युद्ध भी बहुत महत्वपूर्ण है, अक्टूबर 22 1764, ठीक है। तो ये है सही कालक्रम, अंबर का युद्ध, प्लासी, वांडीवास और बक्सर का युद्ध। चलिए अगला देखिए, नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक निम्न में से कौन था? तो बताइए, जब नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय मुगल शासक निम्न में से कौन था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, नादिर शाह ने जब भारत में अटैक किया था उसमें दिल्ली में बैठा हुआ था कौन? मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका सही उत्तर। कौन था उसमें? मोहम्मद शाह, सी हो जाएगा इसका सही उत्तर, मोहम्मद शाह रंगीला उसमें शासक था। नादिर शाह जो था भैया आपका, ये फारस ईरान का था और इसने 1739 में भारत पे आक्रमण किया था, 1739 में भारत पे आक्रमण किया। और मुगल सम्राट के साथ इसकी लड़ाई हुई थी करनाल में, जो हरियाणा में करनाल का एरिया ना, तो करनाल में यहाँ पर 13 फरवरी 1739 को मोहम्मद शाह और नादिर शाह के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें नादिर शाह ने मुगल सेना को हरा दिया था और मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना दिया। और भारत से जो हमारा प्रसिद्ध, जो आप जानते हैं ना, तख्ते ताउस भी जिसको कहा जाता है, तख्ते ताउस, ताउत, तख्ते ताउत या तख्ते ताउस कहा जाता है, जिस पर लगा हुआ था कोहिनूर हीरा, कोहिनूर हीरा, इसको भी लूट के ले गए, ठीक है। तो ये पूरी कहानी थी उसमें की। तो शाहजहां ने जो तख्ते ताउत बनाया था, या उसको मयूर सिंहासन भी कहा जाता था, मयूर सिंहासन, तो इस मयूर सिंहासन को लूट कर ले गया ये नादिर शाह, ठीक है। और कोह ए नूर हीरा, वैसे कोहिनूर लिखा है मैंने, इसको वैसे शुद्ध बोला जाता है कोह ए नूर हीरा, ठीक है, सबसे महंगा कोहनूर हीरा जो बोलते हैं हम। इसके अलावा लगभग 70 करोड़ रुपए की संपत्ति, 1 करोड़ रुपए का सोना ही ले गया था। उसके अलावा बहुत सी चीज़ें, हजारों हाथी घोड़े ऊँट, शिल्प चित्र कारीगर, बहुत से लोगों को फारस यानी कि ईरान ले गए, ठीक है, पर्सियन इन्वेट था ये, ध्यान रखेंगे, फारस की खाड़ी से अटैक हुआ था ईरान से। चलिए अगला देखिए, निम्न को सुमेलित कीजिए। एक तरफ देखिए भारत की जनजातियां दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं, तो आपको बताना है ये जनजातियां कहाँ पे पाई जाती हैं। सबसे पहले टोडा जनजाति, आप सभी को पता है टोडा जो है तमिलनाडु की जनजाति है, तो एक का हो जाएगा 3। लेपचा जो है आपकी, लेपचा जो आपको देखने को मिलेगी सिक्किम की है ये, ठीक है। बिरहोर जो हमारी जनजाति है ये आपका झारखंड की है। और गारो जो है मेघालय की, गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी हैं और इसी के नाम पर यहाँ पे जनजातियाँ भी हैं, या जनजातियों के नाम पर ही पहाड़ियाँ हैं, ये आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा 3 1 4 2, 3 1 4 2 किसमें है? ऑप्शन बी में है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन बोलता है आपका, डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो बताइए कौन थे फाउंडर डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, देखिए डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की गई थी बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा इसमें, बीजी तिलक। ठीक है, तो बाल गंगाधर तिलक ने इस सोसाइटी को 1884 में 1884 में पुणे में स्थापित किया था। ठीक है, इसके अलावा देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी इसमें बाल गंगाधर तिलक जी थे, गोपाल गोपाल गणेश अगरकर जी थे, पूछ लेता है कभी कभी नाम, कौन नहीं था? गोपाल गणेश अगरकर। ठीक है, इसके अलावा इसमें विष्णु शास्त्री चिपलूणकर थे, विष्णु शास्त्री, महादेव बल्लाल, महादेव बल्लाल आदि लोग थे इसमें। ठीक है, बल्लाल, तो ये नाम थे, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि अब पुणे में 1884 में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन थे मेन मेन नाम। बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से स्थापित हुआ था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा लेंदी क्वेश्चन पूछा गया। भारतीय स्वाधीनता संघर्ष के दौरान रेड शर्टर्स के नाम से जाने जाने वाले खुदाई खिदमतगारों ने आह्वान किया। तो देखिए खुदाई खिदमतगार नामक एक संगठन बनाया गया था खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा, और रेड शर्टर्स भी इनको कहा जाता है, यानी कि लाल कुर्ती संगठन, लाल कुर्ता पहनते थे ये। ठीक है, लाल कुर्ती संगठन भी कहा जाता है इनको। तो इन्होंने क्या आह्वान किया, मतलब इन्होंने पब्लिक से क्या अपील की थी उसमें? और ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे इनको सीमांत गांधी कहा जाता है, इनको भारत रत्न भी दिया गया, और भारत विभाजन का घोर विरोध किया था इन्होंने। ठीक है, ये भारत के विभाजन के पक्ष में नहीं थे खान अब्दुल गफ्फार खान। एंड इनका जो यहाँ पर आह्वान था खुदाई खिदमतगार के जितने भी ये पठान भाई थे, ये चाहते थे कि पठान क्षेत्र राष्ट्रवादी एकता का और उपनिवेशवाद के विरुद्ध संघर्ष का। ठीक है, तो पठान मतलब जो पठान क्षेत्र है, आज का वर्तमान अफगानिस्तान की हम बात करें तो जो वर्तमान अफगानिस्तान और पाकिस्तान का कुछ हिस्सा है, तो उस क्षेत्र की राष्ट्रवादी एकता का और उसमें जो ब्रिटिशर्स भारत में थे उनके विरुद्ध संघर्ष इन्होंने किया था। ये इनका आह्वान था खुदाई खिदमतगारों का। चलिए अगला देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्न में से सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है? तो जो हमारे दक्षिण पश्चिम मानसून काल आता है सबसे कम वर्षा होती है इनमें चेन्नई में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक तरफ आपका परियोजनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित राज्य दिए गए हैं। ठीक है, बताइए कौन सा कहाँ पे है? तो हीराकुंड परियोजना जो है आपकी महानदी पर है, और हीराकुंड परियोजना आपको उड़ीसा में देखने को मिलेगी। हल्दिया जो रिफाइनरी है ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थापित है। तारापुर परमाणु केंद्र जो है आपका, तारापुर एटॉमिक सेंटर, ये आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे? तो तारापुर आपका हो जाएगा कर्नाटक में। और कुद्रेमुख की जो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, तारापुर माफ कीजिएगा महाराष्ट्र में हो जाएगा, तारापुर महाराष्ट्र में। कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ कहाँ पे हैं? कर्नाटक में। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका जो सही उत्तर हो जाएगा इसमें, ऑप्शन तो कोई भी सही नहीं लग रहा है इसमें। ठीक है, तो क ख ग और घ, तो हीराकुंड जो है आपका उड़ीसा में, यानी कि क का 2, हल्दिया रिफाइनरी पश्चिम बंगाल ख का 1, तारापुर परमाणु केंद्र महाराष्ट्र में ही है, भारत का सबसे पुराना परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, महाराष्ट्र के बोईसर के पास स्थित है ये। तो ग का तो हो जाएगा इसमें 3, और घ का हो जाएगा कुद्रेमुख की पहाड़ियाँ कर्नाटक में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में पड़ती है। तो 2 1 3 4, 2 1 3 4 दिख नहीं रहा ऑप्शन में, आई थिंक ऑप्शन में मिस्टेक हो गई है लगाने में। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन सा अनुच्छेद सुमेलित नहीं है? तो बताना है आपने, एक तरफ आर्टिकल दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनमें जो प्रावधान है वो बताए गए हैं, तो कौन सा इसमें आपका सही सुमेलित नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है पॉलिटी का। तो कुछ मेन मेन आर्टिकल भी आपको याद होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, कि किस में क्या बात बताई गई है। तो पहला ही जो इसमें है क वाला, संसद का सत्र सत्रावसान और विघटन, ये अनुच्छेद 84 में नहीं है, आर्टिकल 84 में नहीं है। ठीक है, ये आर्टिकल 85 में है। क्लियर? बाकी देखिए जो सेक्रेटरीट है
पार्लियामेंट का 98 में आर्टिकल। और जो हमारे सांसद होते हैं, सांसदों की जो नियरताएं हैं, आर्टिकल 102 सही है। संसद सदस्यों के विशेष अधिकार जो होते हैं, ठीक है, वो आपका आर्टिकल 105 में है। तो क जो है इसमें सुमेलित नहीं है, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा राइट आंसर। 85 में वो आपको ध्यान रखना है। चलिए, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की तरफ कौन सा सही क्रम है? तो पश्चिम से पूर्व की तरफ लगाना है आपने मध्य भारत की स्थित पहाड़ियों को, ठीक है। तो बताइए कौन सी पहाड़ियाँ कहाँ से विस्तृत है। देखिए इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है, क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछता है आयोग। कभी पश्चिम से पूर्व पूछ लेता है और कभी पूर्व से पश्चिम पूछ लेता है। तो आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए कि कौन सी जगह पर लोकेशन है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। सबसे पहले देखिए सतपुड़ा की पहाड़ियाँ आएंगी, ठीक है। सतपुड़ा के बाद आपकी महादेव पहाड़ियाँ, फिर आपका मैकाल, फिर छोटा नागपुर। यानी कि पश्चिम से पूर्व पूछा है तो सबसे पश्चिम में सतपुड़ा है, फिर महादेव है, मैकाल है और इसके पूर्व में छोटा नागपुर पठार है, ठीक है। तो ये क्रम इसका बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी सही उत्तर है इसमें। आयोग ने कई बार पूछा है क्वेश्चन ये वाला। तो अगला देखिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन की उपस्थिति निम्न में से कहाँ देखने को मिलेगी आपको? तो बताइए यहाँ पर जो उष्ण कटिबंधीय है, यानी कि जो हमारा ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है वो आपको बताना है। सब ट्रॉपिकल जो फॉरेस्ट है ये कहाँ पर स्थित है मेनली? तो राइट आंसर होना चाहिए इसका ऑप्शन डी, असम और केरला में आपको ये वन देखने को मिलेंगे, ठीक है, असम और केरल में। चलिए अगला क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है और क्वेश्चन है आपके सामने, मलाज खंड किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए, अगर आपने भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र पढ़े हैं तो उसमें आपने पढ़ा होगा क्वेश्चन, बताना है आपने मलाज खंड जो है ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए मलाज खंड है कहाँ पे? मलाज खंड आपका मध्य प्रदेश में एक जिला पड़ता है बालाघाट। मध्य प्रदेश का बालाघाट जो जिला है यहाँ पर ये स्थित है मलाज खंड। और ये आपका तांबा कॉपर के लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। कॉपर की यहाँ पे बड़ी बड़ी खदानें आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा देखिए तांबे के कुछ प्रमुख क्षेत्र भारत में हो रहे हैं। खेतड़ी, खेतड़ी जो है राजस्थान में है, ये भी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। राजस्थान का खेतड़ी भी याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है? तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका बनता है कि जो हमारा उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा दिन, ऐसे इसका विपरीत पूछ लेता है। जो हमारा दक्षिणी गोलार्ध है उसमें सबसे लंबा दिन कौन सा होता है, सबसे छोटा दिन कौन सा होता है, तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। तो जून महीने का जो सेकंड वीक होता है या दूसरा पखवाड़ा होता है, सेकंड वीक नहीं बोलूँगा मैं, दूसरा पक्ष जो होता है, पखवाड़े का मतलब होता है पक्ष। आप सभी को पता है जो हमारे 30 दिन का माह होता है ना, इसमें 15 दिन तक एक पक्ष होता है, 15 दिन तक एक पक्ष होता है। तो जून महीने का जो दूसरा पखवाड़ा होता है और आपका तीसरा वीक होता है उसमें आपकी एक डेट आती है। और खासकर 21 जून जो है उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, 21 जून। तो जो हमारा 20, 21, 22 जून है ना, ये लंबे दिनों के रूप में माने जाते हैं जिसमें सबसे लंबा दिन होता है 21 जून का, ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। अगला देखिए, डेल्टा का निर्माण उन स्थानों पर होता है जहां निम्नलिखित नहीं होते। नहीं होते पूछ रहा है आपसे, तो इनमें से कौन सी चीज़ नहीं होनी चाहिए जहाँ पर डेल्टा का निर्माण होगा? तो डेल्टा निर्माण कभी भी गहरे समुद्र में नहीं होता है, ठीक है। जहाँ पर आपका छिछला या उथला पानी होता है, कम उथला पानी मतलब गहरा नहीं होता जहाँ पे पानी, तो वहाँ पर डेल्टा का निर्माण होता है। और ज़्यादातर भारत में आप डेल्टा जो देखेंगे, डेल्टा मैदान भारत में ज़्यादा नदियाँ बनाती हैं, ठीक है। जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, सबसे बड़ा डेल्टा हमारा सुंदरबन डेल्टा, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन का। भारतीय संविधान को आवश्यकता से अधिक कठोर निम्न में से किसने कहा था? यानी कि इनमें से कौन से व्यक्ति थे जिन्होंने बोला कि भारत का जो संविधान है वो आपका आवश्यकता से भी ज़्यादा कठोर है? तो ये आपका टाइटल दिया था आइवर जेनिंगसन ने, ठीक है। आइवर जेनिंग्स होगा, माफ कीजिएगा, जेनिंग ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो रही है, जेनिंग्स होना चाहिए, ठीक है। आइवर जेनिंग्स ने बोला था कि भारतीय संविधान जो है आवश्यकता से अधिक कठोर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से किस एक तरीके से भारत की नागरिकता का अंत नहीं हो सकता?
तो बताइए इनमें से कौन सा एक मेथड है जिसके कारण आपकी इंडियन सिटीजनशिप समाप्त नहीं होगी। तो इंडियन सिटीजनशिप को समाप्त नहीं किया जाता किसी अन्य देश में रहने से। मान लीजिए भारत का कोई नागरिक है, किसी अन्य देश में रह रहा हो, तो उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त नहीं होती। ठीक है। नागरिकता का परित्याग करने से, अन्य देश की नागरिकता स्वीकार करने से, भारत सरकार द्वारा नागरिकता छीनने पर, इन चीज़ों से सिटीजनशिप जा सकती है। लेकिन मान लीजिए कोई किसी देश में रहता है, कमाने के लिए गया है, 2-2 3-3 4-4 5-5 साल वहाँ पर रहता है, फिर भारत में वापस आता है, तो उसकी नागरिकता यथावत बनी रहेगी, वहाँ पे वर्किंग वीज़ा पे जाएगा वो। लेकिन अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने दूसरे देश की जब नागरिकता ले ली, तो उस देश की नागरिकता लेने पर फिर भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। चलिए अगला देखिए, यूएन जनरल असेंबली ने सन 2000 के बाद की विश्व पर्यावरण और विकास की स्थिति जानने के लिए 1985 में पर्यावरण और विकास पर विश्व कमीशन बनाया। और इस कमीशन को क्या कहा जाता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, तो यूएन की जो जनरल असेंबली है, ठीक है, जिसको महासभा कहा जाता है, तो महासभा ने 1985 में पर्यावरण और विकास के लिए एक विश्व कमीशन बनाया और इसको कहा जाता है ब्रंटलैंड आयोग। ठीक है, ब्रंटलैंड कमीशन इसका नाम है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। आयोग आजकल ऐसे टाइप के ही क्वेश्चन ज़्यादा बनाते हैं। अगला देखिए, सर्वोच्च न्यायालय अधिनियम संसद के द्वारा कब पारित किया गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो अधिनियम है कब संसद के द्वारा पारित हुआ था। ठीक है, कई बार एग्जाम में आपसे ये भी पूछता है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, तो ये सभी फैक्ट आपको याद होने चाहिए, वनडे एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ऐसे फैक्ट। तो भारत में जो सुप्रीम कोर्ट एक्ट था, सुप्रीम कोर्ट एक्ट 1956 में पारित किया गया था। ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, 1956 में। ठीक है, अब ये एक्ट क्यों लाया गया था? तो ये सुप्रीम कोर्ट एक्ट इसलिए लाया गया था ताकि सर्वोच्च न्यायालय की जो स्ट्रक्चर है, उसका जो अधिकार क्षेत्र है, ठीक है, और उसके अलावा जो उसकी पावर्स हैं, उनको विनियमित किया जा सके। ठीक है, तो उसके लिए एक्ट लाया गया था। अगला देखिए, शपथ का प्रारूप कौन सी अनुसूची में दिया गया है? आप सभी को पता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आपका 12 शेड्यूल है। 12 शेड्यूल में आपको बताना है कि जो आपका शपथ है, शपथ की बात जो होती है, जो हमारे शपथ लेने की बात होती है, भारत में जो भी संवैधानिक पद है उनकी शपथ की बात होती है, तो ये किस अनुसूची में बताया गया है? तो शपथ को बताया गया है आपका शेड्यूल 3 में। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, अनुसूची 3 में। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, आसियान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो आसियान बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। आसियान हो गया आपका, इसके अलावा सार्क हो गया, इनसे क्वेश्चन बनता है। इनकी स्थापना और अन्य चीज़ों से क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है। इसके अलावा जैसे इनके जो समय समय पे सम्मेलन होते हैं, कहाँ पे सबमिट हो रहा है, क्या चीज़ें इसमें मुख्यतः बोली गई है, तो ये सब बातें पूछी जाती हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए, तो आसियान की मैं बात करूँ तो आसियान का जो मुख्यालय है वो जकार्ता, ऑप्शन ही राइट आंसर हो जाएगा इसका, जकार्ता, यानी कि इंडोनेशिया की बात हो रही है, इंडोनेशिया में है ये। ठीक है, और स्थापना इसकी कब हुई थी? आसियान की स्थापना हुई थी आपकी 8 अगस्त 1967। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और ASEAN, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान रखना है। हिंदी में इसको कहा जाता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। ठीक है, यानी कि एशियन साउथ ईस्ट नेशंस एसोसिएशन इसको कहा जाता है। क्लियर? अगला देखिए, भारत के नए उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन ने निम्न में से किस व्यक्ति को चुनाव में हराया? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, आप सभी को पता है भारत के जो उपराष्ट्रपति थे जगदीप धनखड़ जी, उन्होंने इस्तीफा दिया। ठीक है, और जैसे उन्होंने इस्तीफा दिया तो भारत के नए उपराष्ट्रपति चुने गए CP राधाकृष्णन जी। और CP राधाकृष्णन जी के खिलाफ NDA के कैंडिडेट थे CP राधाकृष्णन, और इनके खिलाफ लगा था चुनाव किन्होंने? राइट होगा इसका आंसर B सुदर्शन रेड्डी जी ने। ठीक है, ऑप्शन है इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो CP राधाकृष्णन जी को इसमें टोटल आपका कितने वोट पड़े थे? 452 वोट। ठीक है, 452 वोट इनको पड़े थे, ध्यान रखेंगे। क्लियर? और B सुदर्शन रेड्डी जी को टोटल वोट मिले थे कितने आपका? 300 के आसपास वोट मिले थे इनको। ठीक है, तो 152 वोटों से उन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। ठीक है।
थोड़ा बैकग्राउंड भी जान लो, कई बार एग्जाम में बैकग्राउंड भी पूछ रहा है आजकल। तो बैकग्राउंड में देखिए, जो भारत के नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, ये किसके उम्मीदवार थे? एनडीए, ठीक है, जो हमारा नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, यानी कि कह सकते हैं बीजेपी समर्थित पार्टियों के ये कैंडिडेट थे। और इससे पूर्व जो हमारे सीपी राधाकृष्णन जी थे, ये महाराष्ट्र के गवर्नर थे, गवर्नर यानी कि राज्यपाल के तौर पे काम कर चुके थे, ठीक है। और ध्यान रखेंगे, जो हमारा इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट थे जिनको हराया इन्होंने, बी सुदर्शन रेड्डी जी, ये किसके? इंडिया जो गठबंधन है, कांग्रेस और उसकी समर्थित पार्टियों का, अन्य पार्टियों का इंडिया गठबंधन है। तो इंडियन गठबंधन के जो प्रत्याशी थे बी सुदर्शन रेड्डी जी, ये सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रह चुके हैं, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है ऐसे आजकल, क्योंकि डायरेक्ट फैक्ट तो सबको याद होता है, तो कुछ अंदर तक फैक्ट पूछे जाते हैं कई बार। और कितने वोटों से जीत हासिल की? 152 वोटों से जीत हासिल की सीपी राधाकृष्णन जी ने, ठीक है। चलिए, तो ये था भैया सेशन का अंतिम क्वेश्चन, यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। तो मैं फिर एक बार रिपीट करूं, जो भी हमारी टेस्ट सीरीज आ रही हैं और साथ ही स्पेशल फैक्ट क्लासेस आ रहे हैं आगामी परीक्षाओं के लिए, इनको आप अवश्य फॉलो करें। इसके अलावा अगर आपको आगामी परीक्षाओं के लिए, ग्रुप सी परीक्षाओं के लिए फुल लेंथ प्रैक्टिस चाहिए, तो एप्लीकेशन पर 50 एवरग्रीन, ठीक है, फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट का एक कोर्स है, जो कि आपका बाइलिंगुअल है, दोनों ही भाषाओं में है ये, इसको आप इनरोल कर सकते हैं। क्लियर? और जो आपका 2026 के लिए अपर पीसीएस लोअर पीसीएस प्री एग्ज़ाम होना है, उसके लिए टेस्ट सीरीज जल्दी लॉन्च होगी। तब तक आप हमारे एप्लीकेशन स्टोर पे जो सब्जेक्ट वाइज या सब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज हैं, लाइक जीएस की, उत्तराखंड जीके की, रीजनिंग की, कंप्यूटर की, और उसके अलावा और भी टॉपिक्स हैं, उनको आप लगा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जल्दी मुलाकात होगी आप सभी लोगों से। हमेशा की तरह बोलूँगा, अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर कराएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।